हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज एपिसोड। आज हम इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट रीजन के बारे में जानेंगे, जो है जैनिज्म। आज मेरे साथ डॉक्टर मुनि आदर्श है, जो हमें गहराई में इस रिलीजन के बारे में समझाएंगे। हाय सर, कैसे हो? नमस्ते। नमस्ते। सो मुनि जी, आप मुझे थोड़ा सा फिलोसॉफी बताइए जैनिज्म की। जैनिज्म का बेसिक रूट फिलॉसफी जो बेस्ड है वो तीन चीजों पर है। अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद। अहिंसा का मतलब मैत्री भाव है। इट इज नॉट लाइक कि स्विचिंग ऑफ द लाइट, यानी लाइट को बंद कर दिया तो हिंसा बंद हो गई तो वो अहिंसा हो गई, ऐसा नहीं है। अहिंसा एक हमारी अंदर की फीलिंग है जो हम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हैं। और बेसिकली दुनिया में कितने भी गलत काम होते हैं, उसका बेसिक कहीं ना कहीं किसी किसी ना किसी को ट्रोमेटिक एक हर्ट होता है अंदर, और उस वजह से वो सब गलत काम करते रहते हैं। तो हमें किसी को भी हर्ट नहीं करना है। ऐसा रेजिलियंस हमारे अंदर जब आ जाता है तो वो अहिंसा का भाव बहुत विस्तृत होता है और पूरे यूनिवर्स तक फैलता है। ये फर्स्ट है। सेकंड और परिग्रह है मिनिमलिज्म। छोटा सा एग्जाम्पल है, कोरोना में हम सभी ने देखा, बहुत कम खा सकते हैं, बहुत कम कपड़ों में हम रह सकते हैं, बहुत कम चीज़ों में रह सकते हो आप। हमारे जीवन को हम रोटी कपड़ा मकान बेसिक नीड्स में हम यापन कर सकते हैं। तो जैनिज्म यही कहता है कि आप ओवर कंजम्पशन में ओवर मत जाइए, जितना आपको चाहिए उतने में ही रहिए। एंड जितने ज़्यादा ऑप्शंस होंगे उतना आप ज़्यादा दुखी हो जाओगे। कहीं नहीं। एक्चुअली देखो, जैसे जैसे अभी सोसाइटी हमारी आगे बढ़ रही है, सब अमीर हो रहे हैं, तो हमारे ऑप्शंस बढ़ रहे हैं। और उसी के साथ दिख रहा है कि ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल है, तो भी लोग ज़्यादा दुखी है। और ये फिलोसफी इधर ये दिख रही है जैनिज्म की। और एक तीसरा जो बेसिक फिलोसॉफी है वो है अनेकांतवाद। ये हमारे परसेप्शन का है। परसेप्शन ये है कि इस दुनिया में जो हम जानते हैं उसके अलावा बहुत चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो हमारे दिमाग को छोटा बना के नहीं रखना है। प्राय करके क्या होता है, हम बहुत छोटी दुनिया में जीते रहते हैं, हमको ऐसे लगता है कि इससे बाहर कुछ है ही नहीं। और अगर नया कुछ दिख जाए तो तुरंत हमारे अंदर कोई एंग्जाइटी आ जाती है, तुरंत हमारे अंदर हम पैनिक हो उठते हैं। अनेकांतवाद एक ऐसी फिलॉसफी है जो आपको नहीं दिख रहा है, उन सभी चीज़ों के बारे में आप पहले से प्रिपेयर और सोच के रखते हो, तो आपका परसेप्शन इतना वाइड और वास्ट हो जाता है परसेप्शन, कि आप किसी भी चीज़ के अगेंस्ट, अपोज़िट या इन एक्सेप्टेंस नहीं होता है। इस वजह से आपका दुःख एकदम मिनिमल हो जाता है। हाँ, होता है। तो 2 चीज़ आपने जो बहुत बताई, जिस पे से मुझे लगता है जैनिज़्म इस मतलब इतना जो ब्यूटीफुल इसको बोलते हैं रिलीजन है, कि किसी को एक तो हार्म नहीं करना है, ना किसी को दुःख पहुँचाना है। और जो चौथी चीज़ अभी जो आपने बताई, कि सीमित नहीं रहना है। जो दूसरे रिलीजन्स में बोलना चाहूँगा कि वो सोचते हैं कि हाँ, ये ही सब कुछ है। तो आपका एक रिलीजन देखा जाए तो एक इवॉल्विंग रिलीजन है, कि यू आर ओपन टू न्यू आइडियाज़, न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड एवरीथिंग। आपने जो शुरुआत हुई जैनिज़्म की, उसके बारे में मुझे थोड़ा बताइए कि कहाँ से ये रिलीजन स्टार्ट हुआ? तो बेसिकली जैनिज्म का बिलीफ सिस्टम ये है कि जैनिज्म इज नॉट इवेंचुअल। यूनिवर्स में दो चीज होती है, एक इवेंट्स होते हैं, यानी हिस्टोरिकल, उसमें हमको एविडेंसेस मिलते हैं, और एक होता है फिनोमेना, यानी जो बार बार रिपीट होता है। तो जैनिज्म वो फिनोमेना में बिलीव करता है। जैनिज्म इज नॉट ए इवेंचुअल कि इवेंट में हुआ, हाँ इवेंट नहीं है। यानी जैसे हम गैलेक्सी में बिग बैंग थियरी मानते हैं और था या, और हमारी प्रजा आई और फिर बाद में एरिएशन ये खत्म होगा, फिर से नया कुछ होगा। पर दिस इज नॉट एन इवेंट, दिस इज फिनोमेना, वो होते ही रहता है, ये होते ही रहता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखने जाएं तो इस दुनिया का कोई भी धर्म है वो हिस्टोरिकल नहीं है या माइथोलॉजिकल नहीं है, इट इज इवेंचुअल। इवेंचुअल। जैनिज्म फिनोमेना है, यानी हर बार इस तरह के कोई ना कोई एनलाइटेंड पर्सन होता है और वो लोगों को सच्चाई बताता है, जो इनर सेल्फ अवेयरनेस पे फोर्स देता है और सबको रिननशिप या सच सच का मार्ग बताता है। इस हिसाब से तो ये फिनोमेना है। पर हिस्टोरिकली अगर हम देखे जाए तो भगवान महावीर ने इस बार का जो हमारा
पूरा क्रिएशन है, जैन धर्म का एस्टैब्लिशमेंट है, वो भगवान महावीर ने किया हुआ है। एक मैंने कहीं तो स्टोरी पढ़ी थी कि महावीर ने कोई प्रेडिक्शन भी दिया था कि 25वां तीर्थंकर कब आएगा। हाँ, तो 25वां तीर्थंकर नहीं होता है, ये एक साइकिल होती है, 24-24 तीर्थंकर की साइकिल होती। जैसे बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म में 16 बौद्ध की साइकिल होती है। जैसे बुद्ध की, हाँ, जैसे अभी जो सिद्धार्थ लास्ट में सिद्धार्थ गौतम जो बुद्ध हुए, हाँ, बुद्ध इज द टाइटल नेम इज सिद्धार्थ गौतम, और उनका रिनंसिएशन के बाद उनका जो नाम था वो था तथागत। और 16-16 बुद्ध होते रहते हैं साइकिल में, ओके, बुद्ध यानी द एनलाइटेंड वन। द एनलाइटेनमेंट। और ये साइकिल होती है जैसे हमारे कलयुग वगैरह, हाँ, पहले कलयुग डिस्ट्रॉय होता है, खेती से सत्युग द्वापर युग ऐसे रूप। तो इसी तरह जैन धर्म में भी टाइम साइकिल को इसी तरह असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर बताया गया होते है। हैं। तो वर्तमान में जो चल रहा है वो डिसेंडिंग है। जैसे हिंदू में हम कलयुग कहते हैं, तो हमारे जैन धर्म में हम इसको दुष्वारा कहते हैं, यानी जो दुख वाला है। तो इसका जब डिसेंडिंग पीरियड खत्म होगा, फिर से असेंडिंग चालू होगा, फिर से 24 होंगे, फिर से 24 होंगे, तो दिस साइकिल गोज ऑन। तो आपके हिसाब से नेक्स्ट वाला कब स्टार्ट होने वाला है? ऐसे कुछ इसका 84,000 ईयर्स के बाद 84,000 ईयर्स, तो अंदाज कितने कब से हो गए हैं, ऐसा कुछ है? और अब तक 24 हुए हैं, और इसका ईयर्स कितने हो गए? 24th लास्ट जो था, उससे अभी तक कितने ईयर्स? 2500। सिर्फ 2,500 शादी हुए, तब तो बहुत टाइम बाकी है। हाँ, अभी तो बहुत टाइम। ओके, क्योंकि अलग अलग मेरे ख्याल से जीजस प्राइस ने किसी ने कहा था 5,000 साल बाद हुए। हाँ, तो सबने अलग अलग नंबर देके रखा कि नेक्स्ट एनलाइटन वन कब आएगा। अ, तो महावीर जी ने ये जो चालू किया, बट जो ओरिजिन है जैनिज्म का, ये महावीर जी से भी पहले जाता है। तो ये कितना कितना पुराना है, कितने पहले जाता है? तो अगर वर्तमान की जो हमारी अर्थ की हिस्ट्री है, इसके हिसाब से अगर देखेंगे, तो पहले तीर्थंकर ऋषभ देव जी हुए। जो हम लोग रहता है जो किंग ऑफ, यस, द फर्स्ट किंग ऑन द अर्थ, द फर्स्ट सेंट ऑन द अर्थ, एंड एक्चुअल द फर्स्ट पर्सन टू एस्टैब्लिश सिविलाइजेशन, जिसने हमको लिखना पढ़ना सिखाया, जिसने हमको आर्ट्स दिखाए, जिसने हमको फार्मिंग सिखाया, रोटी कपड़ा मकान शेल्टर के बारे में सिखाया। सो ही वाज द फर्स्ट पर्सन। तो सर ये जो ईयर्स है इतने ज़्यादा, तो ये समझ नहीं आ रहा, ये इतना ना अर्थ हो या मतलब 85,000 बाद ये अर्थ रहेगी नहीं, ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो ये ईयर्स का क्या आपको मतलब आप लोग जो, कैलकुलेशन है। हाँ, तो ये कैलकुलेशन एक साइकिल के हिसाब से होता है, और वर्तमान का जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन इस हिसाब से है कि 42,000 ईयर्स डिक्लाइन को लगेंगे और 42,000 ईयर्स असेंडिंग को लगेंगे। तो जैसे आप देख रहे हो कि नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होते 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 एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा सैचुरेशन, जब नेचर में कोई चीज बाकी नहीं रहे, और फिर से उस चीज को नेचर ही रिवोल्ट करेगी। जैसे कि अगर आपको शायद पता होगा, फिजिक्स का एक लॉ है। पहले हम सब ये मानते थे कि अर्थ के कोर में सब गर्म है, हाँ, पर हर गर्म के एक सैचुरेशन लेवल के बाद ठंड आती है, इट बिकम्स कोल्ड। तो आज का साइंस ये मानता है कि हमारे अर्थ के सेंटर में हॉट नहीं है, कूल है। ओके, आज का साइंस ये मानता है, एंड इट इज द ट्रूथ। जैनिज्म में भी ये कहा गया है। तो जैसे अब यहाँ के दो प्रकार के रेगिस्तान हैं, डेजर्ट्स हैं। एक है कोल्ड डेजर्ट्स जहाँ पे बर्फ है, और एक है हॉट डेजर्ट्स जहाँ पे रेत है। पर दोनों ही बंजर होते जा रहे हैं। सॉइल खत्म, फर्टिलाइज सॉइल खत्म हो जा रही है, मीठा पानी खत्म होते जा रहा है। तो इस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज इतने खत्म हो जाएंगे, एक सैचुरेशन का पॉइंट होगा कि सब बंजर हो जाए, इम्पोर्टाइल, लोग एक दूसरे को मारकर खाएंगे। ये ऐसा प्रेडिक्शन वो प्रेडिक्शन। और फिर वो सैचुरेशन पॉइंट से फिर से 42,000 असेंडिंग की तरफ आएगा, कि जब नेचर ही चेंज हो जाएगी, फिर से पानी आएगा, फिर से बारिश गिरेगी, फिर से। तो यानी एक और बिग बैंग थियरी आने वाली है इस हिसाब से।